नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका लेकर आई है कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th सीबीएसई सैंपल पेपर विद कंप्लीट सोल्यूशन फॉर टर्म 1 एग्जाम। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि कोर्स बी के चैप्टर्स मैम आपने डाले हैं या नहीं। तो मैंने 2 चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर, लेकिन बच्चों का कोई रिस्पॉन्स आया नहीं कि मैम आगे अपलोड कीजिए, तो मैं रुक गई। लेकिन अगर आपको कोई भी चैप्टर कोर्स बी का चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। फिलहाल इस सैंपल पेपर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, सीबीएसई सैंपल पेपर है ये सॉल्यूशन के साथ, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पूछा क्या क्या जाएगा, यानी कि आपके पाठ्यक्रम में है क्या क्या। तो स्पर्श भाग 2 टर्म 1 में पद्य खंड में 2 चैप्टर लिए गए हैं, कबीर की साखी और मीरा के पद। गद्य खंड में प्रेमचंद, बड़े भाई साहब, लीलाधर मंडलोई जी का तंतारा बामीरो कथा, निदा फाजली अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। व्याकरण में आपसे पदबंध के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास, मुहावरे। ये सारी चीजें आपको एमसीक्यू फॉर्म में आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? ध्यान रखिएगा, संचयन बुक को साइड पे रख देना। संचयन बुक बिल्कुल टच नहीं करनी है आपको टर्म 1 में। चलिए, सामान्य निर्देश, आपका जो भी सैंपल पेपर है उससे पहले सामान्य निर्देश को ध्यान से सुनिएगा। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड क, ख और ग। खंड क में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों प्रश्नों के कुल 20 उप प्रश्न दिए गए हैं, सब पार्ट्स कर दिए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 10 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि आपको खंड क में क्या पूछा जाएगा? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपके सामने होंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करनी है, यानी कि पहले क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन के साथ मिलेगा गद्यांश, दूसरे क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन के साथ मिलेगा। टोटल आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। जो इजी तरीके से आपको आसानी से जो आता होगा उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा। पहले सारे क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा कि इन सबके क्वेश्चन मेरे को समझ में आ रहे हैं या नहीं, उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा। खंड ख में 4 प्रश्न हैं, इन सभी के 21 उप प्रश्न हैं। इनमें से निर्देशानुसार आपको सिर्फ 16 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चॉइस काफी है आपके पास, ध्यान से पेपर को सॉल्व कीजिएगा। खंड ग में कुल 3 प्रश्न हैं और 14 उप प्रश्न सम्मिलित हैं। सभी उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ फटाफट से। खंड क से अपठित गद्यांश पढ़ रही हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। नीचे बच्चों 2 गद्यांश दिए गए हैं 10 अंक के, यानी कि एक 5 का, दूसरा भी 5 का। खंड क नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। प्राचीन काल में जब धर्म मजहब समस्त जीवन को प्रभावित करता था, तब संस्कृति के बनाने में उसका भी हाथ था, किंतु धर्म के अतिरिक्त अन्य कारण भी सांस्कृतिक निर्माण में सहायक होते हैं। आज मजहब का प्रभाव बहुत कम हो गया है, अन्य विचार जैसे राष्ट्रीयता आदि उसका स्थान ले रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके आधार पर कि कौन किसका स्थान ले रहा है, तो आंसर सुन लीजिए ध्यान से। अन्य विचार जैसे राष्ट्रीयता आदि उसका स्थान ले रहे हैं। राष्ट्रीयता की भावना तो मजहबों से ऊपर है। हमारे देश में दुर्भाग्य से लोग संस्कृति को धर्म से अलग नहीं करते हैं, यानी कि हमारे यहाँ अज्ञान और संकीर्णता का कारण क्या है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर है कि संस्कृति को धर्म से अलग नहीं करते हैं। यानी कि अगर ऑप्शन में पूछा गया है संस्कृति को धर्म से अलग करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में हम लोगों में जागरूकता नहीं है। हम पर्याप्त मात्रा में जागरूक नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हमको नहीं मालूम है कि कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं और इसका विवेचन भी ठीक से नहीं कर पाते कि कौन सा मार्ग सही है। इतिहास बताता है कि वही देश पतन की ओर जाता है, पतनोन्मुख है, जो युग धर्म की उपेक्षा करते हैं और परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। तो कौन से देश पीछे रह गए हैं, कौन से देश आगे आए हैं, इस आधार पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। परंतु हम आज भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। परिवर्तन का ये अर्थ कदापि नहीं है कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए, ऐसा हो भी नहीं सकता। अतीत के वे अंश जो उत्कृष्ट हैं, जीवनप्रद हैं, उनकी तो रक्षा करनी ही है, किंतु नए मूल्यों का हमको स्वागत करना होगा तथा वह आचार विचार जो युग के लिए अनुपयुक्त और हानिकारक है उनका परित्याग भी करना होगा। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिएगा। मजहब का स्थान अब कौन ले रहा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राष्ट्रीयता आदि विचार। ओके,
हमारे देश में संस्कृति और धर्म को लेकर क्या भ्रम है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आप पढ़ के देख लीजिए। हमारे देश में संस्कृति और धर्म को लेकर भ्रम यही है कि संस्कृति और धर्म जो है वो एक ही है। ओके, चलिए आ जाइए आगे। इतिहास के अनुसार कौन से देश पतन की ओर जाते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, जो देश समय के अनुसार स्वयं को नहीं बदलते वही पतन की ओर जाते हैं। हमारे देश में अज्ञान का और संकीर्णता का कारण क्या है? पर्याप्त मात्रा में हमारा जागरूक ना होना। ओके स्टूडेंट, 4 ऑप्शन दिए, पहले ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। मैं फटाफट से आपको रिव्यू करवा रही हूं आपके क्वेश्चन पेपर का। चलिए, उपेक्षा का विलोम शब्द बताना है, जल्दी से बताइए उपेक्षा का विलोम शब्द। जी हाँ, 4 ऑप्शन दी हैं जिसमें से सही उत्तर है अपेक्षा अथवा। अब दूसरा गद्यांश है आपके सामने, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर दीजिए। जनता के साहित्य का अर्थ जनता को तुरंत ही समझ में आने वाले साहित्य से हरगिज नहीं है। अगर ऐसा होता तो किस्सा, तोता मैना और नौटंकी ही साहित्य के प्रधान रूप होते। तो साहित्य के प्रधान रूप कौन से आपको बता दिया गया है। साहित्य के अंदर सांस्कृतिक भाव होते हैं। साहित्य के अंदर क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। सांस्कृतिक भावों को पाने के लिए, बुलंदी, बारीकी और खूबसूरती को पाने के लिए, उस असलियत को पाने के लिए जिसका नक्शा साहित्य में रहता है, सुनने या पढ़ने वाले की कुछ स्थिति अपेक्षित होती है। वह स्थिति है उसकी शिक्षा, उसके मन के सांस्कृतिक परिष्कार की। जबकि साहित्य का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक परिष्कार है, मानसिक परिष्कार है। चलिए आगे आ जाइए। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है आपको, तो उचित शीर्षक यही रहेगा, जनता के साहित्य का अर्थ। ओके, साहित्य के अंदर क्या होता है? अभी आपने पढ़ा, सांस्कृतिक भाव निहित होते हैं। जनता के साहित्य का अर्थ क्या है? सांस्कृतिक भावों को जानने की सूक्ष्म पहचान, सांस्कृतिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य, मानसिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य, उपर्युक्त सभी। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि जब हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें हमें बताया था जनता के साहित्य का अर्थ जनता को तुरंत ही समझ में आने वाले साहित्य से हरगिज नहीं है। अगर ऐसा होता तो किस्सा, तोता मैना, नौटंकी ही साहित्य के प्रधान रूप होते। यानी कि सांस्कृतिक भावों को पाने के लिए, पानी लिखा है वहां पर, पानी नहीं है, वो पाने है। सांस्कृतिक भावों को पाने के लिए, बुलंदी, बारीकी और खूबसूरती को पाने के लिए, उस असलियत को पाने के लिए, ठीक है, तो पाने वर्ड है वहां पर। चलिए आगे आ जाइए। साहित्य का उद्देश्य पूछा गया है आपसे। साहित्य का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक और मानसिक परिष्कार। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सांस्कृतिक भावों को ग्रहण करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? 4 चीजें हैं, सुनने वाले की शिक्षा, सुनने वाले के सांस्कृतिक परिष्कार, सुनने वाले के मानसिक परिष्कार, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, ये सारी चीजें सांस्कृतिक भावों को ग्रहण करने के लिए जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा अब आपके सामने। खंड क की ही बात चल रही है अभी, पहला क्वेश्चन की है, दूसरा क्वेश्चन आगे, जिसमें फिर से 2 गद्यांश दिए जाएंगे ऑप्शन के साथ। नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर दीजिए। ये भी 5 नंबर का है। अभी आपने 5 नंबर का क्वेश्चन ही सॉल्व किया है नंबर 1 पे। ओके, मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता रहता है। यह प्रकृति 2 प्रकार की है। तो प्रकृति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति। बाह्य प्रकृति को अपने वश में कर लेना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी गौरव की बात है, पर अंतः प्रकृति पर विजय पा लेना उससे भी अधिक गौरव की बात है। ग्रहों और तारों का नियमन करने वाले भौतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेना गौरवपूर्ण है, परंतु मानव जाति के विचारों, भावों, वासनाओं और इच्छाओं का नियमन करने वाले नियमों को जान लेना उससे भी अधिक गौरवपूर्ण है। अतः हमें अपने अंतः प्रकृति और अंतर्वृत्तियों पर विजय पाने का ही निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। दुनिया में होने वाले सभी युद्ध, विभाजन और वैमनस्य अंतर्वृत्तियों के ना जानने के ही परिणाम हैं। चलिए आ जाइए आगे। दुनिया में होने वाले, पहला ही क्वेश्चन लास्ट लाइन का पूछ लिया, दुनिया में होने वाले युद्ध, विभाजन, वैमनस्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? जी हाँ, अंतः प्रकृति और अंतर्वृत्तियों को ना जानना, यह सबसे प्रमुख कारण है। सर्वाधिक गौरवपूर्ण बात क्या है? सर्वाधिक गौरवपूर्ण बात है अंतः प्रकृति और अंतः प्रवृत्तियों पर विजय पाने का निरंतर प्रयास। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति कितने प्रकार की है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 प्रकार की। अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है स्टूडेंट? बच्चे अक्सर अंत वर्ड कर जाएंगे या अंतर बिना हलंत का कर जाएंगे, तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अंतर हलंत वाला ही ऑप्शन सही है। नहीं तो अगर अंत के साथ विसर्ग लगा होगा तो वो चुन लीजिएगा। प्रकृति का पर्यायवाची चुनना है, प्रकृति का पर्यायवाची कुदरत है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अथवा में पूछा गया है दूसरा गद्यांश। झूरी काशी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो हीरा और मोती जो है बैलों के नाम है। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे।
एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ आता था हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही डोल धप्पा होने लगता है, धप्पा में आधा प आना चाहिए था। दोनों बैल जूरी के साले गया के साथ नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें गया के हाथों में बेच दिया गया है। ये बहुत ही सुंदर कहानी है प्रेमचंद जी की दो बैलों की कथा। अगर आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है मुझे नहीं पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूं फर्स्ट आपसे। पहला क्वेश्चन है जूरी के दोनों बैलों के नाम क्या थे? पूछा गया चेतक और मोती, जूरी और हीरा, मोती और जूली, हीरा और मोती। तो पहले में ही आपको बता दिया गया था हीरा और मोती। जूरी के दोनों बैल कौन सी जाति के थे? कसाई जाति के, भाई जाति के, परछाई जाति के या पछाई जाति के? तो आपका आंसर है पछाई जाति के। दोनों बैलों में कैसा संबंध था? दोनों बैलों में भाईचारा था, श्रेष्ठता थी, अभिनंदन था, विद्रोह था। तो दोनों बैलों में भाईचारा था। चलिए नेक्स्ट, उपर्युक्त गद्यांश की कहानी का नाम बताइए क्या है? कहानी के ऑप्शंस हैं हीरा और मोती, जूरी और काशी, दो बैलों की कथा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है दो बैलों की कथा। हीरा और मोती गया के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे? पहली ऑप्शन है उससे नाराज थे, उससे अनजान थे, उन्होंने समझ लिया कि उन्हें बेच दिया गया है, या उपर्युक्त सभी। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उन्होंने समझ लिया कि उन्हें बेच दिया गया है। खंड ख आ गया है आपके सामने। 16 नंबर की व्याकरण है, व्यवहारिक व्याकरण। चलिए थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं, यानी कि ऑप्शन बी है आपके पास। पहला क्वेश्चन है, पैर में लगी चोट दर्द कर रही है, इस वाक्य में से संज्ञा पदबंध चुनना है आपको। संज्ञा पदबंध, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल पर पदबंध की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी। मैंने तस्वीरों के साथ, चित्रों के साथ बहुत इजी तरीके से पदबंध समझाया हुआ है। गारंटी के साथ कह सकती हूँ 5 मिनट के अंदर आप पदबंध बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप जरूर देखिएगा मेरी ये वीडियो पदबंध के टॉपिक पर। पैर में लगी चोट दर्द कर रही है, इस वाक्य में से संज्ञा पदबंध चुनना है। ऑप्शन है दर्द कर रही है, पैर में लगी चोट और चोट दर्द। तो आंसर आपका सही है पैर में लगी चोट। ओके। वह बाजार की ओर आया होगा को अंडरलाइन किया गया। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। तो जिस भी चीज को अंडरलाइन किया उसके बारे में हमें बताना है। आया होगा यानी कि ये क्रिया पदबंध है। मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं, अकर्मण्य को अंडरलाइन किया गया। तो रेखांकित पदबंध का प्रकार बताना है हमें। तो अकर्मण्य वर्ड है विशेषण पदबंध। ओके, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुभाष ने पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब ध्यानपूर्वक पढ़ा, पदबंध का भेद बताना है, किस तरह पढ़ा उसने। क्रिया विशेषण पदबंध है ये। पदबंध किसका अंश होता है स्टूडेंट? शब्द का, अर्थ का, वाक्य का, उपर्युक्त सभी। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, वाक्य का अंश होता है पदबंध। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प आपको चुनने हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। अगर आपने अभी तक रचना की दृष्टि से वाक्य भेद की वीडियो मेरे चैनल पर नहीं देखी है, क्योंकि कोर्स बी के सारे स्टूडेंट की ग्रामर जो है वो अपलोड हो चुकी है। ओके, तो अगर आपने अभी तक रचना की दृष्टि से वाक्य भेद नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाके फटाफट से वीडियो को देखिए और समझिए, और अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। माँ ने समझाया था परंतु मैं समझ ना सका, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? जी हाँ, संयुक्त वाक्य है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, मिश्र वाक्य की पहचान क्या है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचानना बताइए। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि बीच में और कंजक्शन संयुक्त लग गया। आप चाय पियेंगे या कॉफी, ये भी नहीं है। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब, यही मिश्र वाक्य की पहचान है। आगे है, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। रूपांतरित करने पे वाक्य का सरल रूप क्या होगा स्टूडेंट? इसको सरल वाक्य में बनाना है। तो लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया, इस सरल वाक्य को परिवर्तित करने पर संयुक्त वाक्य होगा क्या? 4 ऑप्शंस दी हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। और थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया। ओके। शाम होते ही वह चली गई, रचना की दृष्टि से बताइए फटाफट से वाक्य कौन सा है? जी हाँ, सरल वाक्य है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं हम। टोटल 9 क्वेश्चन है आपके।
निम्नलिखित 6 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने समास के ऊपर। अगर आपने अभी तक समास की वीडियो मेरे चैनल पर नहीं देखी है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। ओके, मनमाना शब्द के सही समास विग्रह का चयन करना है। मन का माना, मन से माना, मन में माना, मनचाहा माना। बिल्कुल सही जवाब, मन से माना तत्पुरुष समास का भेद है ये। यथाविधि शब्द किस समास का उदाहरण है स्टूडेंट? अब आगे अव्यय लगा हुआ है तो ऑब्वियसली अव्ययी भाव समास है ये। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है चौराहा शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। चौराहा, गिनती लगी है ना आगे, 4 राहों का समाहार द्विगु समास का उदाहरण है ये। चलिए, ग्राम की पंचायत, ग्राम की पंचायत कौन सा होगा? ग्राम पंचायत। ओके, तो ग्राम पंचायत जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, राम लक्ष्मण समस्त पद का विग्रह करना है आपको। राम और लक्ष्मण, जरूरी नहीं है बीच में आपको राम लक्ष्मण के बीच में लाइन लगाकर दें, जरूरी नहीं है योजक चिन्ह लगाकर दें, तो प्लीज सोच समझ के करिएगा। वहां पर राम लक्ष्मण समस्त पद का विग्रह होगा राम और लक्ष्मण। प्रधानाध्यापक समस्त पद का विग्रह क्या होगा स्टूडेंट? प्रधान है जो अध्यापक। ओके, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है मुहावरे से रिलेटेड। हिम्मत टूटना का अर्थ क्या है? साहस टूटना, साहस समाप्त होना, साहस मिलना, जोश आना। तो साहस समाप्त होना इज द राइट आंसर। दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशानी में पड़ना, ये पढ़ना लिखा है, बहुत परेशानी में पढ़ना। लोग बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में फटाफट से बहुत परेशानी में पढ़ना, चलो जी, ये नहीं देखेंगे कि पढ़ना कौन सा लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड है त्योरियां चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। जी हाँ, बहुत क्रोध में आना। आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो मुहावरा भरना है, आसमान से बातें करती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानाध्यापक ने सभी अध्यापकों से कहा कि परीक्षा पत्र आ गए हैं, किसी को इसकी यस, बच्चे फटाफट से कर देंगे कानो कान खबर होना। जी नहीं, सेकंड ऑप्शन, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए, खंड ग पाठ्य पुस्तक आपके सामने है। प्रश्न 7 है, मीरा के पद हैं, मीरा के पद में से लिया गया निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर देनी है आपको। हरि आप हरो जनरी बीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। आपको पता ही है इस पाठ में मीरा के पद में मीरा ने क्या कहा था कि जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई है उसी तरह आप मेरी भी रक्षा करो। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए उन्होंने, आपने पढ़ी होगी कविता। कृष्ण ने गजराज की रक्षा किससे की? सांप से, सिंह से, नरसिंह से या मगरमच्छ से? मगरमच्छ से। ठीक है, मीराबाई कृष्ण से क्या विनती करती है? आप सभी के रक्षक हैं, आप अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, आप मुझे भी विपत्ति से छुटकारा दिलाओ। प्रयुक्त सभी, तो प्रयुक्त सभी आपका आंसर है। कुंजर शब्द का अर्थ चुनना है हाथी, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। श्री कृष्ण ने प्रहलाद की पीड़ा को कैसे दूर किया था? सब जानते हैं, जी हाँ, नरसिंह का रूप धारण करके। इस काव्यांश में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण का कौन सा रूप दर्शा रही है? रसिक, पति, भक्तवत्सल, इनमें से कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प का चयन करके देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए। जी हाँ, प्रेमचंद का बड़े भाई साहब हैं। ये चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा। दोनों भाइयों में डिफरेंस कितना था? जो लेखक थे और उनके बड़े भाई साहब थे 5 साल का, और दर्जे में जो लेखक थे वो पास हो गए, दर्जे में प्रथम आए। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। ठीक है, हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा, आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मान लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। चलिए, क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे? 5 साल। बड़े भाई साहब का रोब खत्म क्यों हो गया? क्योंकि बड़ा भाई फेल हो गया। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे? 3 कक्षा। लेखक को किस चीज में खुशी मिलती थी? खेलने कूदने में। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? छात्रावास में, हॉस्टल में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने और लास्ट है, तंतारा वामीरो कथा है ये। चलिए, अंडमान द्वीप समूह, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उसे बेहद
प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते। पहला क्वेश्चन है, ततारा वामीरो कथा के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रामधारी सिंह, लीलाधर मंडलोई। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। लीलाधर मंडलोई किस प्रकार का लेखन करते हैं? गीत, कहानी, कविता, लेख। कविता। ओके। ततारा वामीरो कथा किस पे आधारित है? जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा पर। ततारा किस तरह का युवक था? आपने पढ़ाई है, सुंदर, नेक, मददगार, शक्तिशाली। तो सारे ऑप्शन है, सभी पे टिक करेंगे। आसपास के लोग ततारा को क्यों आमंत्रित करते थे? उसके आत्मीय स्वभाव के कारण, ठीक है, क्योंकि उसका नेचर अच्छा था। तो ये रहा आपका सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 10 कोर्स बी। कैसा लगा आपको ये सैंपल पेपर? लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर कोई चैप्टर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम मेरा ये चैप्टर कोर्स बी का अपलोड कर दीजिए। मैं चाहती हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।